गुड आफ्टरनून गाइज। आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में तीसरा यूनिट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, जिसे हम केमिकल काइनेटिक्स भी कहते हैं। और इस यूनिट में हम वेग व्यंजक, वेग नियम या वेग स्थिरांक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो वेग व्यंजक, वेग नियम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पढ़ेंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम में, जो कि हमने 11th की क्लास में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में दोबारा हम रिपीट करेंगे। तो पहला हेडिंग हमारा यहाँ पे पढ़ना है हमें द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। इसे हमने 11th में पढ़ा है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको एक बार रिवीजन करेंगे। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम किसने दिया था? तो हमें पता है कि नॉर्वे के वैज्ञानिक थे गुल्बर और बागे ने। तो गुल्बर और बागे ने द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम दिया था। यह जो नियम है यह सैद्धांतिक नियम है, मतलब यह लैब में प्रयोग नहीं किया गया है, ये कागज़ कलम से जो है कागज़ पे ही दिया गया है। मतलब ये सैद्धांतिक नियम है, यहाँ इसकी कोई वास्तविक नहीं है, मतलब इसका लैब में कोई प्रयोग नहीं किया गया था। तो इस नियम के तहत हम देखते हैं कि ये नियम क्या था। तो एक रिएक्शन है, मान लीजिए AB=C और D है, जहाँ AB आपके अभिकारक और C और D आपके उत्पाद हैं। यहाँ A के स्मॉल a मोल लिए गए हैं, B के स्मॉल b मोल, C के स्मॉल c मोल और D के स्मॉल d मोल लिए गए हैं। तो यहाँ पे किसी भी अभिकारक के या किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर हम निकालेंगे। तो जैसे ए के क्रिया करने की दर हम कैसे निकालेंगे? तो ए के जो क्रिया करने की दर है वो गुल्बर और बागे ने बताया कि उसके सक्रिय द्रव्यमान के घात ए के बराबर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ए का सक्रिय द्रव्यमान को हम क्या करते हैं, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, और इसके जो मोल है उसको हम क्या करते हैं, पावर के रूप में यहाँ पे चढ़ा देते हैं। तो ए की क्रिया करने की जो दर है वो समानुपाती होगी ए के सक्रिय द्रव्यमान की। इसी तरीके से बी के क्रिया करने की दर है तो समानुपाती सक्रिय द्रव्यमान बी, जिसे हम मोलर सांद्रण भी कहते हैं, इसकी पावर बी है। अब हम अभिक्रिया की दर अगर निकालें, अभिक्रिया की दर या वेग, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जब अभिक्रिया की दर या वेग जो निकलेगी वो दोनों अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगी। तो अभिक्रिया की दर या जो वेग होगी, जिसे हमने आर माना है, वह दोनों अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती। और जब यह अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कांस्टेंट आता है के। तो R = हो गया के सक्रिय द्रव्यमान A इंटू सक्रिय द्रव्यमान B। अब जैसे एक एग्जाम्पल है N2 + 3H2 = 2NH3। अब अगर इस रिएक्शन के तहत पे जो है, अगर हम गुल्बर और बागे का द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाएं तो नियम कैसे लगेगा? तो यहाँ पे अभिक्रिया का अब चूँकि जो दर या वेग हमको निकालनी है, R = वो हो जाएगा ये वेग स्थिरांक, जिसे हम K लिखते हैं, इंटू अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान। तो N2 अभिकारक है आपका, इसका सक्रिय द्रव्यमान, अब इसकी पावर यहाँ पे कितनी होगी, 1, क्योंकि यहाँ पे इसके N2 के कितने मोल है, 1। तो यहाँ पे अगर हम 1 पावर लिख दें तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। इंटू हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान को हम क्या करते हैं, बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो हमारा सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। यहाँ पे इसके कितने मोल है, 3, तो हमने यहाँ पे पावर चढ़ा दी 3। तो यह है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, जिसके तहत हमने अमोनिया का जो है क्या वेग स्थिरांक यहाँ पे या अभिक्रिया की दर फाइंड की। तो ये था द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, जो कैसा नियम है, एक सैद्धांतिक नियम है, वास्तविक नहीं है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं और हमारा टॉपिक है वेग व्यंजक या वेग नियम और वेग स्थिरांक। तो वेग व्यंजक या वेग नियम क्या होता है? वह व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है। देखिए ये कह रहा है प्रायोगिक निर्भरता, और यहाँ पे गुल्बर्ग और बागे ने जो दिया था वो कैसा था, सैद्धांतिक था। वो कैसा था, सैद्धांतिक था, ठीक। और इन्होंने कहा है कि ये प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाते हैं, मतलब अब हमें लैब में जाके प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक। तो ऐसा व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिकारक के वेग की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है, वेग व्यंजक कहलाता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमने अभिक्रिया ले लिया यहाँ पे
A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, जहाँ पे ए की मोल है स्मॉल है, बी के स्मॉल बी, सी के स्मॉल सी और डी के स्मॉल डी है। अब हमें यहाँ ए की क्रिया करने की दर कैसे निकालनी है? गुलबर्ग बागे ने बताया था ए की क्रिया करने की दर निकालने के लिए कि जो उसकी दर होगी वो उसके सक्रिय द्रव्यमान और जो मोलों की संख्या होगी वो उसके पावर के रूप में चढ़ जाएगी, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमें सैद्धांतिक यूज नहीं करना है, हमें लैब में जाके प्रैक्टिकल करके तब यहाँ पे पावर के रूप में क्या होगा ये देखना है। तो ए की क्रिया करने की जो दर है वह समानुपाती होगी उसके सक्रिय द्रव्यमान के, लेकिन पावर के रूप में हम क्या करेंगे, ये हमें लैब में जाके चेक करना होगा। तो हम चेक कैसे करेंगे? तो हमने प्रयोग में लैब में जाके प्रयोग किया कि मान लीजिए हमने ए लिया, ठीक। ए की सांद्रता हमने की दुगनी, ए की सांद्रता हमने क्या की? दुगनी। ए की सांद्रता दुगनी करने पर अगर अभिक्रिया का वेग हो गया दुगना, सांद्रता ए की दुगनी करने पर अगर अभिक्रिया का वेग दुगना हो गया तो इसकी पावर हमें कितनी लगानी चाहिए कि ये इक्वल टू 2 आए? तो 2 की पावर कितनी? 1 होगी, इक्वल टू 2 आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पावर के रूप में कितना होगा? 1 ऐड होगा, ठीक। और यदि हमने ए की सांद्रता कर दी 2 गुनी, ठीक है, और अभिक्रिया का वेग बढ़ के हो गया 4 गुना, ए की सांद्रता कर दी दुगनी और अभिक्रिया का वेग बढ़ के हो गया 4 गुना, तो इस कंडीशन में ए की यहाँ सांद्रता की यहाँ की पावर कितनी होगी कि ये 4 गुना के बराबर हो? 2 गुना, 2 पे पावर 2 होगी। तो हमें सक्रिय द्रव्यमान पे पावर कितनी लगानी पड़ेगी? 2। तो ये प्रैक्टिकल हमें लैब में करना पड़ेगा। लैब में प्रैक्टिकल करके फिर हमें यहाँ पे पावर के रूप में, यहाँ सक्रिय द्रव्यमान के पावर के रूप में हम घात को चढ़ाते हैं, ठीक। तो ये था प्रायोगिक निर्भरता। और गुलबर्ग और बागे ने क्या किया था? ये सैद्धांतिक उन्होंने कहा था। तो सैद्धांतिक जो थ्योरेटिकल होता है वो पूर्णतः सत्य नहीं होता है प्रैक्टिकल की अपेक्षा, और जो लैब में प्रैक्टिकल किया जाता है वह पूर्णतः 100% क्या होता है? सही होता है। तो ये प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रैक्टिकल करके हम इसकी पावर के रूप में क्या करेंगे? इसको चढ़ाएंगे। अब हमें सबके सक्रिय द्रव्यमान की पावर को जो है इस तरीके से चेक करके उसकी पावर के रूप में चढ़ाना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि हमने बी का ले लिया, ठीक है। बी की हमने सांद्रता बढ़ाई 2 गुना और इसका वेग बढ़ के हो गया कितना? 8 गुना। बी की सांद्रता बढ़ाई 2 गुना और वेग बढ़ के हो गया 8 गुना। तो 2 की पावर हम कितनी करेंगे कि ये इसके 8 गुना 8 के बराबर हो जाए? 3। इसका मतलब 2 की पावर जब हम 3 करेंगे तो ये 8 के बराबर होगी। तो बी के जो सक्रिय द्रव्यमान की पावर होगी वो कितनी हो जाएगी? 3, ठीक है। इस तरीके से हम सक्रिय द्रव्यमान की पावर यहाँ पे चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे ए के क्रिया करने की जो दर है वो समानुपाती होगा ए के सक्रिय द्रव्यमान की पावर यक्स। अब ये यक्स जरूरी नहीं है कि ये जो है ए यहाँ पे लिखे हम, यह यक्स ए के भी बराबर हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी हमने प्रयोग में चेक किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये इसके बराबर हो, इसलिए यहाँ पे ए पावर ए के रूप में न लिख के हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यक्स लिख देते हैं कि इसकी पावर ए मोल भी हो सकती है या 2 या 3 या कुछ भी हो सकती है। इसी तरीके से बी के क्रिया करने की दर भी समानुपाती होगी सक्रिय द्रव्यमान बी के, और इसकी पावर हमने कर दी वाई कि यह इसका जो वाई है वो बी के भी बराबर, स्मॉल बी के भी बराबर हो सकता है या 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब अभिक्रिया का वेग जिसे हम आर से डिनोट करते हैं इक्वल समानुपाती हो जाएगा ए के सक्रिय द्रव्यमान इंटू बी के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के, और रिएक्शन हमारा प्राप्त होगा आर इक्वल टू के ए का सक्रिय द्रव्यमान इंटू बी के सक्रिय द्रव्यमान के, ठीक है। तो ये है हमारा अभिक्रिया का वेग का फार्मूला के आपका कांस्टेंट ही है। अब यहाँ पे यक्स और वाई के जो मान है वह ए और बी, स्मॉल ए और बी के बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। लैब में हम निकालेंगे तो हो सकता है कि इस यहाँ पे अगर एक यहाँ पे ए की जगह 1 मोल हो, मतलब ए का 1 मोल हो, तो हो सकता है कि यक्स की वैल्यू 1 मोल आ जाए। या हम इसकी अब इसको चेक कैसे करेंगे? तो इसकी सांद्रता को हम बढ़ा के जब सांद्रता का दुगना करेंगे फिर देखेंगे वेग में जो है कितनी की वृद्धि हुई है। तो यहाँ से 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। के क्या है? एक स्थिरांक है जिसे हम वेग स्थिरांक
या विशिष्ट अभिकारक का वेग या वेग गुणांक कहते हैं। ठीक, तो ये जहाँ पे के है हमारा वेग स्थिरांक, जिसे हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग गुणांक कहते हैं। ये जो हमारा पूरा प्रोसेस था ये कैसा था, ये पूरा प्रोसेस हमारा प्रैक्टिकली था, मतलब लैब में 100% प्योर शुद्ध रूप से प्रयोग किया हुआ। जबकि द्रव्य अनुपाती जो क्रिया का नियम गुलबर्ग और बागे ने दिया था वह कैसा था, सैद्धांतिक था। ठीक, सैद्धांतिक था, और ये हमारा जो है पूरा प्रैक्टिकली किया हुआ है। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं क्या है हमारा, विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक। तो विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या है, तो अभी जस्ट हमने यहाँ पे रिएक्शन फाइंड किया है, R इक्वल टू के सक्रिय द्रव्यमान A की पावर x इंटू सक्रिय द्रव्यमान B की पावर y। तो ये है हमारा विशिष्ट अभिक्रिया वेग का फार्मूला, जहाँ पे यदि सक्रिय द्रव्यमान A, देखो A अगर किसी को हम उसके बड़े ब्रैकेट में शो करते हैं तो इसका मतलब वो होता है उसकी सांद्रता या मोलर सांद्र, या उसको सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। तो अगर A का सक्रिय द्रव्यमान और B के सक्रिय द्रव्यमान, या मतलब A की सांद्रता या B की सांद्रता, दोनों की सांद्रता अगर 1 मोल प्रति लीटर हो तो R क्या होगा, K के इक्वल हो जाएगा। मतलब यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता एकांक या इकाई होती है तो उस अभिक्रिया का जो वेग होता है वेग स्थिरांक के अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। ठीक, वेग स्थिरांक का मात्रक हमें निकालना है, हम कैसे निकालेंगे। अब मानते हैं यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन है N1A प्लस N2B इक्वल टू प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो उत्पादों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, अभिक्रिया का वेग उत्पादों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया प्रोडक्ट। आप चाहें तो C या D भी लिख सकते हैं। अब अगर इस रिएक्शन के लिए हम अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का वेग R निकालते हैं तो इसे R को हम dx/dt भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसे हम तात्कालिक दर या तात्कालिक वेग कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा K, आपका कांस्टेंट K है, और सक्रिय द्रव्यमान A जिसकी पावर हो गया N1 इंटू सक्रिय द्रव्यमान P जिसकी पावर हो गया N2। अब यदि N1 प्लस N2 इक्वल टू कितना हो, N हो, यदि N1 प्लस N2 इक्वल टू हम N मान लें तो हमारा क्या होगा, तो K का जो मात्रक होगा वो होगा मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। K का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अगर हमारे पास कोई गैसीय अभिक्रिया हो, गैसीय अभिक्रिया का मतलब जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या हो, गैस हो, तो उस अभिक्रिया के लिए हम K का मात्रक क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे मोल पर लीटर की जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, मतलब ATM की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये दोनों मात्रक आपको याद करना है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, यदि N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3 के लिए वेग व्यंजक निम्न है तो K का मात्रक ज्ञात करो। अब वेग व्यंजक इसी R को, ये जो आपका R इक्वल टू dx/dt इक्वल टू KA_N1 इंटू BN2 है, इसी को हम कहते हैं वेग व्यंजक। ठीक है, ये वेग व्यंजक ही है आपका। अब ये द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम हुआ, यहाँ सब खत्म हो गया, ये आपका क्या है, वेग व्यंजक। तो वही क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि यदि N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3 के लिए वेग व्यंजक निम्न है तो K का मात्रक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें फार्मूला पता है, तो हम यहाँ पे R निकालेंगे। R इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, K पहले तो होगा कांस्टेंट इंटू अभिकारक, यहाँ पे आपका क्या है N2, तो N2 का सक्रिय द्रव्यमान, इसकी पावर यहाँ पे हम 1 कर सकते हैं क्योंकि इसके आगे कितना है 1 मोल, इंटू H2 का सक्रिय द्रव्यमान या इसका मोलर सांद्रण, और यहाँ पे इसकी पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। तो R इक्वल टू K N2 सक्रिय द्रव्यमान पावर 1 इंटू H2 सक्रिय द्रव्यमान पावर 3। अब K का मात्रक तो हमें पता ही है क्या होता है, मोल प्रति लीटर पे 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक, अब इसका मात्रक हम निकालते हैं, तो मात्रक निकालने के लिए मोल प्रति लीटर
ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा, मोल प्रति लीटर। अब पावर यहाँ पे हो गई 1 माइनस ये जो n है, n हम कैसे निकालते हैं, तो n इक्वल टू n1 प्लस n2 ही तो होता है, और यहाँ पे n1 की जगह है 1 और n2 की जगह है 3, तो हो गया कितना 4। तो यहाँ पे 1 माइनस n की जगह हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू सेकेंड पे इनवर्स। ठीक है, अब मोल पर लीटर पे 1 में से 4 गया, कितना बचा -3 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो इसका जो मात्रक होगा वो मोल पे -3, एल पे 3, सेकेंड पे -1, मतलब मोल की पावर -3, लीटर की पावर 3 और सेकेंड की पावर -1। तो ये था इसका मात्रक। तो इस तरीके से आपको मात्रक निकालना है। अब अगर ये कह दे कि यह एक गैसीय अभिक्रिया है, मतलब N2 + 3H2 = 2NH3 क्या कह दे, एक गैसीय अभिक्रिया है, तो इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका जो मात्रक होगा वो हो जाएगा क्या, मोल पर लीटर की जगह पे क्या आ जाएगा ATM, क्या आ जाएगा ATM, और पावर कितनी होगी 1 माइनस फिर n आया, तो n का मान कितना रखेंगे 3 + 1 4 इंटू सेकेंड पे -1, मतलब ATM पे -3 इंटू सेकेंड पे -1। ठीक, तो इस तरीके से हम सबका मात्रक निकालेंगे। अब अगला टॉपिक हमारा है वेग स्थिरांक के लक्षण। हम वेग स्थिरांक के लक्षण चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है वेग स्थिरांक के लक्षण का मतलब कि यदि वेग स्थिरांक का मान इंक्रीज होगा, मतलब वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा बढ़ेगा। मतलब वेग स्थिरांक का मान अगर अधिक है या इंक्रीज होगा या बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा बढ़ेगा। दूसरा, निश्चित ताप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो निश्चित ताप पर के का मान क्या होता है नियत होता है। निश्चित ताप पर के का मान क्या होता है चेंज नहीं होगा। तो जब के का मान चेंज नहीं होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। तीसरा, अगर ताप इंक्रीज हुआ, ताप क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है तो वेग स्थिरांक भी क्या होगा बढ़ेगा, और वेग स्थिरांक बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा बढ़ेगा। के का जो मात्रक होता है वह अभिक्रिया के लिए मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स होता है, जबकि गैसीय अभिक्रिया के लिए ATM की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स होता है, जहाँ n क्या है अभिक्रिया की कोटि है और k जो है वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ये जो आपका k है वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ये तो था वेग स्थिरांक के लक्षण। अगला है हमारा वेग और वेग स्थिरांक दोनों क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है देखते हैं। वेग जो होता है वो हमारा एकांक समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे हम वेग कहते हैं, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जबकि जो वेग स्थिरांक होता है वो केवल और केवल किसकी सांद्रता पर निर्भर करता है अभिकारकों की सांद्रता पर। तो अभिकारकों की सांद्रता एकांक होने पर अभिक्रिया का वेग ही उसका क्या कहलाता है वेग स्थिरांक के कहलाता है। वेग का जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स होता है, या गैसीय अभिक्रिया के लिए ATM की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स होता है। वेग जो होता है वो समय के साथ क्या होता है घटता है, समय के साथ घटता है, लेकिन जबकि वेग स्थिरांक जो होता है वो आपका स्थिर होता है। R जो आपका होता है वेग वो ताप पर निर्भर करता है, जबकि K जो होता है वेग स्थिरांक वह भी ताप पर निर्भर करता है। मतलब कि अगर ताप इंक्रीज है, ताप क्या है आपका बढ़ेगा, तो वेग स्थिरांक भी क्या होगा बढ़ेगा, और जब वेग स्थिरांक बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा इंक्रीज होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले टॉपिक के लिए नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।